हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं एक जेल ब्रेक क्राइम थ्रिलर मूवी गोल्डन एस्केप को, जो 2022 में आई थी। इस मूवी की रेटिंग की बात करें तो इसे मिक्स रेटिंग मिली है, लेकिन इसे ऑडियंस ने काफी पसंद किया है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम एक चिलांगबे नाम की जेल देखते हैं। उस जेल के बाथरूम में कुछ कैदी नहा रहे थे। तब क्रैब नाम का एक कैदी अपने साथियों के साथ वहां आता है और बाथरूम में नहा रहे कैदियों को मारने लगता है। कुछ देर बाद टाइगर नाम का कैदी भी अपने कुछ साथियों के साथ वहां आता है। बाथरूम में नहा रहे कैदी टाइगर के साथी थे। यहाँ हम देखते हैं जेल में दो गैंग है, एक गैंग क्रैब का और दूसरा गैंग टाइगर का। दोनों गैंग में हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता था। टाइगर के वहां पहुंचने के बाद क्रैब कहता है जो चीज उसकी है वो उसे लेकर रहेगा। तब टाइगर उसे लड़ने के लिए चैलेंज करता है, जो जीतेगा वो चीज उसकी ही होगी। तभी वहाँ जेंग नाम का एक कैदी आता है। वो कहता है क्रैब की जगह टाइगर से वो लड़ेगा। फिर लड़ाई शुरू होती है। टाइगर जेंग को बहुत मारता है। थोड़ी देर बाद क्रैब और टाइगर के आदमी भी लड़ने लगते हैं। तब जेल का वार्डन भी कुछ गार्ड्स के साथ वहाँ पहुँचता है। वो क्रैब और टाइगर पर चिल्लाने लगता है। दरअसल वार्डन ने पहले ही उन्हें जेल में लड़ने से मना किया था। वो कहता है अगर उन्होंने फिर से लड़ाई की तो उनकी सजा बढ़ा दी जाएगी। तभी जेंग उठकर टाइगर पर हमला करता है, लेकिन एक गार्ड उसे मारकर गिरा देता है। फिर मूवी 4 महीने फ्लैशबैक में जाती है। हम देखते हैं जेंग जेल जाने से पहले एक राइटर था। वो कैदियों पर रिसर्च कर रहा था क्योंकि उसे प्रिजन ब्रेक मूवी की कहानी लिखनी थी। वो साई नाम के एक मूवी प्रोड्यूसर के लिए कहानी लिख रहा था। जेंग बताता है वो स्क्रिप्ट लिखने में बहुत मेहनत कर रहा है और उसकी कहानी जल्दी ही पूरी हो जाएगी। वहाँ एक राइटर और भी था जिसे कहानी लिखने में काफी टाइम लग रहा था। वो साई से कहता है जेंग की स्क्रिप्ट आसान है, इसीलिए वो जल्दी ही स्क्रिप्ट पूरी कर लेगा, लेकिन उसे मूवी का क्लाइमेक्स लिखना है जो बहुत मुश्किल है, इसीलिए उसे कहानी लिखने में समय लग रहा है। लेकिन साई उसकी एक नहीं सुनता और उसके दोनों हाथ तोड़ देता है। फिर वो जेंग से कहता है उसका कर्ज तब ही माफ होगा जब वो पूरी स्क्रिप्ट खत्म करेगा। मतलब जेंग ने साई से पैसे उधार लिए थे जिसे वो कहानी लिखकर चुकाने वाला था। जेंग दूसरे राइटर की भी कहानी लिखने कहता है। तब साई दूसरे राइटर को मरवा देता है क्योंकि अब वो साई के किसी काम का नहीं था। जेंग अपनी स्क्रिप्ट पूरी करने के लिए साई से 1 महीने का समय मांगता है, लेकिन साई उसे सिर्फ 4 दिन में स्क्रिप्ट पूरी करने कहता है, वरना वो उसे भी मरवा देगा। ये सुनते ही जेंग अपने घर जाता है और प्रिजन ब्रेक मूवी देखकर कहानी लिखने लगता है, लेकिन उसे पता था उसकी कहानी 4 दिन में खत्म नहीं होगी, इसलिए वो बहुत ज्यादा परेशान था। तब वो गुस्से में अपने रूम का सामान फेंकने लगता है। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है। वो मैसेज होम नर्सरी की तरफ से आया था जिसमें लिखा था उसके दादा का कुछ सामान उसे पार्सल किया गया है। फिर जेंग उस पार्सल को खोलता है। उस पार्सल में से एक एनवलप निकलता है जिसमें उसके पुरखों के घर का मैप और उसके दादा का लिखा एक लेटर भी था, जिसमें उसके दादा ने लिखा था बहुत साल पहले उसकी फैमिली ने पुरखों के घर के तहखाने में सोना रखा था, लेकिन कुछ सालों पहले उस घर पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया और अब वहाँ चिलांगबे जेल है। मतलब मूवी की शुरुआत में जो जेल दिखाई गई थी उसके तहखाने में जेंग की फैमिली का सोना रखा है। तहखाना एक बनियन ट्री और एक पुराने कुएं के बीच है। जेंग को यकीन दिलाने उसके दादा ने पार्सल में एक गोल्ड का बार भी भेजा था और उसमें उस पुराने घर का मैप भी था ताकि जेंग को सोना ढूंढने में परेशानी ना हो। फिर जेंग उस घर के मैप को चिलांगबे जेल के मैप पर रखता है। दोनों मैप एक दूसरे से मैच हो रहे थे। ये देखकर जेंग को भी यकीन हो जाता है कि उसके दादा सच बोल रहे थे। अब वो अपने दादा की आखिरी इच्छा पूरी करने चिलांगबे जेल जाने का सोचता है। जेल जाने से पहले चेंग बहुत सारी प्रिजन ब्रेक मूवी देखता है। फिर वो एक पुलिस वाले के ऊपर घर का सामान फेंकता है और उससे बदतमीजी करता है। दरअसल वो ये सब जेल जाने के लिए कर रहा था ताकि वो जेल में सोने का पता लगा सके। अगले सीन में हम देखते हैं जेंग को जेल में डाल दिया गया है। उसके सेल में कुछ कैदी थे जो किसी को मारने की तैयारी कर रहे थे। सब अपने बेड के नीचे से कुछ निकाल रहे थे। ये देखकर जेंग डर जाता है। उसे लग रहा था वो जेल में आकर फंस गया और अब उसे वहाँ बहुत सी मुसीबतों का सामना करना होगा। वो सारे कैदी क्रैब के पास जाते हैं। क्रैब उन्हें सीन क्रिएट करने से मना कर रहा था, लेकिन वो सब नहीं मानते। तब वो खाने की बहुत सारी चीजें टेबल पर रखते हैं और गाना गाने लगते हैं। दरअसल उस दिन क्रैब का बर्थडे था और वो सारे कैदी क्रैब के गैंग के ही थे। फिर वो सब डांस करने लगते हैं। ये देखकर जेंग रिलैक्स होता है। फिर जेंग पहली बार क्रैब से मिलता है। क्रैब उसे केक देता है। फिर वो जेंग से उसका नाम पूछता है। जेंग अपना नाम बताता है और कहता है आज उसका भी बर्थडे है। तब क्रैब का एक साथी बताता है जिसने क्रैब की जान बचाई थी। उसका नाम भी जेंग था, लेकिन कुछ समय पहले वो मर गया। तब क्रैब उसे अपना छोटा भाई मान लेता है, लेकिन जेंग को ये सब पसंद नहीं था। वो पेट दर्द का बहाना करता है और क्रैब को केक वापस कर देता है। तब क्रैब केक लेकर
उसे कुछ सिगरेट देता है। दरअसल जेंग जेल में नया था और उसे वहाँ के रूल्स पता नहीं थे, इसीलिए वो किसी भी गैंग को ज्वाइन करने से पहले वहाँ के हालात समझना चाहता था। फिर वो उस पुराने कुएं को ढूंढने निकलता है जो उसके दादाजी ने लेटर में बताया था। तब उसके पास एक कैदी आता है और उससे पूछता है कि वो कौन सी गैंग में है। वहाँ जेंग पहली बार टाइगर का नाम सुनता है। फिर वो कैदी जेंग को क्रैब और टाइगर के बारे में बताता है। क्रैब एक अच्छा इंसान है, वो कभी अपने साथियों का साथ नहीं छोड़ता। वही टाइगर बहुत ही बेरहम और क्रूर इंसान है, वो लोगों को परेशान करता है। तब जेंग कहता है वो किसी भी गैंग में नहीं जाना चाहता। तब दूसरा कैदी उसे जेल में संभल कर रहने कहता है और वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ उसे बनियन ट्री दिखाई देता है जिसके बारे में उसने लेटर में पढ़ा था। अब जेंग को धीरे धीरे यकीन हो रहा था कि लेटर में लिखी बातें सच थी। अब बस उसे कुआं ढूंढना होगा, तब उसे वो तहखाना भी मिल जाएगा जो बनियन ट्री और कुएं के बीच में है। उसने जेल में आने से पहले मैप को अच्छी तरह समझ लिया था। उसे पता था बनियन ट्री मिलने के बाद उसे कुएं को कहाँ ढूंढना होगा। जेंग आगे का प्लान बना ही रहा था, लेकिन तभी वहाँ अचानक कुछ लोग आकर उसे टाइगर के पास ले जाते हैं। वहाँ जेंग देखता है टाइगर के आदमी किसी को बुरी तरह मार रहे थे। तब एक आदमी जेंग को बताता है गैंग ज्वाइन करने के बाद उसे टाइगर को अपनी हर चीज देनी होगी, सिगरेट से लेकर वो सारी चीजें जो विजिटर उसके लिए लेकर आएंगे। तब जेंग सोचता है अगर वो टाइगर का गैंग ज्वाइन नहीं करेगा तब टाइगर उसे जान से मार देगा और वो कभी सोने तक पहुंच नहीं पाएगा। इसीलिए वो टाइगर का ज्वाइन करने मान जाता है। वह जेंग के अलावा 3 कैदी और थे जो टाइगर का गैंग ज्वाइन करने वाले थे। फिर वो चारों कैदियों का खून निकालते हैं और एक चाय के मग में मिलाते हैं। फिर उस चाय के मग में टाइगर थूकता है और उन चारों को एक एक करके पीने कहता है। ये देखकर जेंग को बहुत घिन आ रही थी, लेकिन उसके पास दूसरा चारा नहीं था, इसीलिए वो उस चाय को पीने तैयार हो जाता है। जेंग बस उसे पीने ही वाला था, तभी वह क्रैब आ जाता है और उस मग को जेंग के हाथ से गिरा देता है। फिर क्रैब टाइगर से कहता है जेंग उसके गैंग का है और वो उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। तब दोनों में झगड़ा होने ही वाला था, लेकिन वहाँ गार्ड आ जाते हैं और टाइगर को झगड़ा करने से रोक देते हैं। तब टाइगर वहाँ से गुस्से में चला जाता है। टाइगर के जाने के बाद जेंग क्रैब को शुक्रिया कहता है क्योंकि उसे टाइगर की थूकी हुई चाय पीने का बिल्कुल भी मन नहीं था। क्रैब कहता है वो हमेशा उसे टाइगर से बचाएगा, लेकिन जेंग को लग रहा था क्रैब ने उसे बचाया नहीं बल्कि और फंसा दिया, क्योंकि अब वो टाइगर की नजरों में आ चुका है। अब टाइगर उसे छोड़ेगा नहीं और क्रैब उसे बचा नहीं पाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं जैसा जेंग ने सोचा था, टाइगर और उसके साथी जेंग को बहुत परेशान करते और उसे बहुत पीटते रहते, लेकिन क्रैब उसे हर बार बचा लेता। जेंग की वजह से क्रैब और टाइगर के गैंग में झगड़े बढ़ गए थे। जेंग भी अब परेशान था क्योंकि वो वहाँ गोल्ड ढूंढने आया था, लेकिन वो गैंग वॉर का हिस्सा बन गया। उसकी सजा खत्म होने वाली थी क्योंकि उसे बस कुछ महीनों की ही जेल हुई है, लेकिन जेंग को अब तक गोल्ड के बारे में कुछ पता नहीं चला। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वहाँ एक गार्ड आता है और उसे काम करने कहता है। तभी अचानक जेंग को एक आइडिया आता है। वो जेल में साफ सफाई और कचरा फेंकने का काम चुनता है ताकि वो जेल में सभी जगह जा सके। आगे हम देखते हैं जेंग सफाई करने जेल की लाइब्रेरी में जाता है। वहाँ उसे एक किताब मिलती है जिसमें 100 साल पुराने एक कुएं के बारे में बताया गया था। तब जेंग को पूरा यकीन हो गया था, लेकिन उस किताब में कुएं की सही लोकेशन नहीं थी। जेंग को पता था जेल का ब्लूप्रिंट उसे वहाँ के कॉन्फिडेंशियल फाइल रूम में मिलेगा। तभी वहाँ टाइगर अपने कुछ साथियों के साथ आता है। अगले सीन में हम देखते हैं क्रैब को पता चलता है जेंग गायब हो गया, वो जेल में कहीं दिख नहीं रहा। क्रैब समझ गया था कि टाइगर ने ही जेंग को किडनैप किया होगा। वो टाइगर के पास जाकर जेंग के बारे में पूछता है, लेकिन टाइगर कहता है अगर उन्होंने उससे लड़ाई की तब वो जेंग को मरवा देगा। क्रैब उसकी बात मान लेता है और उस पर हाथ नहीं उठाता क्योंकि जेंग उसका अच्छा दोस्त था और वो उसे अपने छोटे भाई जैसा मानता है। अब जेंग के बारे में बताने के बदले टाइगर चाय के ग्लास में थूक कर क्रैब को पीने कहता है। तब जेंग को बचाने क्रैब उस चाय को पी लेता है। तब टाइगर उसकी और इंसल्ट करता है और उसे जेंग को कचरे के डिब्बे में देखने कहता है। क्रैब कहता है अगर जेंग उसे नहीं मिला तब वो उसे जान से मार देगा। ये कहकर क्रैब और उसके साथी जेंग को ढूंढने जाते हैं। जेंग उन्हें कचरे के डिब्बे में बंधा हुआ मिलता है। तब क्रैब का एक साथी टाइगर को मारने कहता है, लेकिन जेंग क्रैब को टाइगर से लड़ने से मना कर रहा था, लेकिन अब क्रैब ने उसे जवाब नहीं दिया। तब टाइगर की हिम्मत और बढ़ जाएगी और वो हमेशा उन्हें ऐसे ही परेशान करता रहेगा। मूवी में आगे हम देखते हैं जेंग टॉयलेट में बैठा था। वहाँ 2 कैदी टाइगर और क्रैब के बीच होने वाली लड़ाई के बारे में बात कर रहे थे। दोनों गैंग में 3 बजे लड़ाई होने वाली थी। तब जेंग प्लान बनाता है, वो उनकी लड़ाई का फायदा उठाकर कॉन्फिडेंशियल फाइल रूम में जाएगा। अब दोनों गैंग में लड़ाई शुरू होती है। गार्ड उनकी लड़ाई रोकने आते हैं। उनमें से एक गार्ड के पास कॉन्फिडेंशियल फाइल रूम की चाबी थी। तब जेंग मौके का फायदा उठाकर और उस गार्ड से चाबी चुरा कर सीधा कॉन्फिडेंशियल फाइल रूम की तरफ भागता है जो जेल की बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर था। उस रूम के पास जाने के बाद जेंग उस रूम के दरवाजे में चाबी लगा रहा था। तभी अचानक वहाँ टाइगर का आदमी आकर उसे पकड़ लेता है, लेकिन तभी जेंग को बचाने वहाँ क्रैब आता है। जेंग वापस
वापस उठता है और फिर से दरवाजे में चाबी लगाता है, लेकिन तब टाइगर उसे फिर से पकड़कर खींचता है और उसे मारने लगता है। तभी क्रैब टाइगर को धक्का देकर वहां से हटाता है, लेकिन टाइगर फिर से जेंग पर हमला करता है। तब क्रैब जेंग को बचाने के लिए उसे धक्का देता है। धक्का लगने की वजह से जेंग के हाथ से वो चाबी छूटकर खो जाती है। कुछ देर बाद वहाँ गार्ड आ जाते हैं और दोनों गैंग को पकड़ लेते हैं। जेंग को लग रहा था क्रैब के धक्का देने की वजह से उसने चाबी खो दी, इसीलिए वो उससे नाराज हो गया था। लड़ाई के बाद जेंग, क्रैब और टाइगर को काल कोठरी में भेजा गया था। जेंग और क्रैब के सेल आसपास ही थे। क्रैब कहता है आज जेंग ने बहुत अच्छी लड़ाई की, अगर वो 20 साल पहले मिलते तो अच्छे पार्टनर होते। लेकिन जेंग बहुत गुस्से में था। उसे लग रहा था क्रैब का गैंग ज्वाइन करने से ही वो इस मुसीबत में फंसा है। वो कहता है अगर वो टाइगर का गैंग ज्वाइन करता तब उसे इतनी परेशानी नहीं होती, क्योंकि लड़ाई करने की वजह से बहुत से लोग घायल हुए। जेंग क्रैब को बहुत भला बुरा कहता है। तब क्रैब को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। कुछ देर बाद ली नाम का एक कैदी उनके लिए खाना लेकर आता है। क्रैब खाना लेने से मना कर देता है। फिर ली जेंग के पास जाता है और उसे एक सिगरेट देता है और कहता है जेंग बहुत लकी है क्योंकि वो क्रैब के गैंग में है। क्रैब अपने गैंग के सभी लोगों का अच्छी तरह ख्याल रखता है। फिर ली जेंग को क्रैब के बारे में बताता है। क्रैब बहुत ही पावरफुल गैंगस्टर था और बाकी गैंग को उसे शेयर देना पड़ता था, लेकिन एक दिन क्रैब को बचाने के लिए उसके भाई ने अपनी जान दे दी। अपने भाई का बदला लेने उसने अपने दुश्मन को कोर्ट के गेट पर और पुलिस के सामने मार दिया, जिस वजह से उसे जेल हो गई। क्रैब की बीवी और एक बेटी भी है। ये कहकर ली उसे खाना देकर चला जाता है। तब जेंग क्रैब से कहता है उसने ऐसा करके अपनी बीवी बच्चों को छोड़ दिया और जेल में आ गया और उनकी जिंदगी खराब कर दी। तब क्रैब बताता है उसके भाई का नाम भी जेंग था और वो भी जेंग की उम्र का ही था। वो बहुत होशियार भी था। एक दिन कुछ गैंग के लोगों ने उन पर हमला कर दिया और क्रैब को बचाने के लिए उसके भाई जेंग ने अपनी जान दे दी और तब से क्रैब ने कसम खा ली कि वो अपने किसी भी भाई को कोई तकलीफ नहीं होने देगा। वो जेंग को अपना छोटा भाई मानता है, इसीलिए क्रैब हमेशा उसके साथ रहता ताकि उसे कोई तकलीफ ना हो। ये सुनकर जेंग को अपनी गलती समझ आती है। कुछ दिन बाद दोनों की सजा खत्म होती है और दोनों काल कोठरी से बाहर आते हैं। तब जेंग क्रैब के पास जाता है और उसे एक सिगरेट देकर माफी मांगता है। फिर वो क्रैब को बताता है वो जेल क्यों आया। जेंग उसे अपने दादा के लेटर के बारे में बताता है, लेकिन गोल्ड के बारे में कुछ नहीं बताता। वो सिर्फ एक वुडन बॉक्स के बारे में बताता है जो उसके परिवार की आखिरी निशानी है। और वो जेल में अपने कर्जदारों से बचने आया था, लेकिन जेल में आने के बाद उसे बनियन ट्री दिखा, जिससे उसे यकीन हो गया कि उसके दादा सच बोल रहे थे। जेंग ने अपनी जिंदगी में बहुत बुरे काम किए, लेकिन अब वो अपने दादा की आखिरी इच्छा पूरी करना चाहता है। ये सुनकर क्रैब उसकी मदद करने तैयार हो गया था, क्योंकि उसे लग रहा था अपने दादा की आखिरी इच्छा पूरी करके जेंग एक अच्छा काम कर रहा है। टाइगर की काल कोठरी की सजा एक हफ्ते में खत्म हो जाएगी, तब तक उन्हें वुडन बॉक्स के बारे में पता लगाना होगा। कुछ समय बाद क्रैब वॉशिंग मशीन खराब होने का बहाना करके लॉन्ड्री रूम के गार्ड को बुलाता है। उस गार्ड को लकड़ी के भूसे से एलर्जी थी। तब क्रैब उसे बिना पता लगे उसके ऊपर लकड़ी का भूसा डालता है ताकि वो बीमार हो जाए। क्रैब उस गार्ड के साथ ऐसा इसीलिए कर रहा था क्योंकि उसके पास कॉन्फिडेंशियल फाइल रूम की चाबी थी। कुछ देर बाद उस गार्ड की तबीयत खराब हो जाती है। तब क्रैब और उसका साथी उस गार्ड को मेडिकल रूम में ले जाते हैं और उसके कपड़े उतार कर उसके बाजू वाले बेड पर रखते हैं। जेंग पहले से बाजू वाले बेड पर था। वो उन कपड़ों में से चाबी चुरा लेता है और उस गार्ड के कपड़े पहन लेता है, लेकिन मेडिकल रूम के बाहर एक गार्ड और खड़ा था। तब क्रैब उसे उलझाने उससे बात करने लगता है। तब जेंग मेडिकल रूम से बाहर निकलकर सीधा कॉन्फिडेंशियल फाइल रूम में जाता है। वहाँ जेंग चिलांगबे जेल का एटलस मैप निकालता है। उसमें उसे जेल के रिपेयर होने से पहले का ब्लूप्रिंट मिलता है। तब उसे पता चलता है वो पुराना कुआं जेल के प्लेग्राउंड के नीचे है, लेकिन वहाँ खुदाई करना नामुमकिन था क्योंकि प्लेग्राउंड हमेशा कैदियों से भरा रहता है और वो एक खुली जगह है। वो क्रैब को बताता है जेल में एक बेसमेंट भी है जो लॉन्ड्री रूम के नीचे ही है जहाँ वो काम करते हैं। वो बेसमेंट उस पुराने घर के तहखाने के बाजू में है। उस तहखाने और बेसमेंट के बीच में सिर्फ एक दीवार है। पहले वो लॉन्ड्री रूम में बेसमेंट में जाने का रास्ता ढूंढते हैं। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उन्हें रास्ता मिल जाता है। फिर उसका ताला तोड़कर दोनों बेसमेंट में उतरते हैं, जहाँ उन्हें एक दीवार मिलती है, जिसे तोड़ने के बाद वो जेंग के पुराने घर के तहखाने में होंगे। वो वुडन बॉक्स और गोल्ड भी वही था, लेकिन दीवार 2 मीटर चौड़ी थी, इसीलिए उसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। क्रैब को लग रहा था वो दीवार सीमेंट की है और बहुत चौड़ी भी, लेकिन जेंग कहता है उस दीवार पर सीमेंट की बस एक पतली लेयर है। उस लेयर के बाद दीवार तोड़ना बहुत आसान होगा, लेकिन अब उन्हें दीवार तोड़ने के लिए टूल्स की जरूरत होगी। इसीलिए वो लॉन्ड्री रूम में वापस आकर कुछ ऐसा ढूंढते हैं जिससे वो दीवार तोड़ सके। तब जेंग की नजर एक खराब वॉशिंग मशीन पर पड़ती है। उसे देखकर जेंग को एक आइडिया आता है। वो उस मशीन की मोटर निकालता है और उस मोटर में एक लोहे की रॉड फिट करता है। मोटर स्टार्ट होने पर वो रॉड घूमने लगती है और बिल्कुल एक ड्रिल मशीन की तरह काम करती है। फिर वो मोटर को एक बकेट में रखते हैं ताकि वो मोटर ज्यादा गर्म ना हो और मोटर से ज्यादा आवाज भी ना आए, जिसे साइंस की
लैंग्वेज में इंस्टॉलेशन कहते हैं, लेकिन जेंग को पता था दीवार तोड़ते समय बहुत आवाज होगी जिससे लॉन्ड्री रूम के गार्ड को पता चल सकता है। तब क्रैब एक प्लान बनाता है। वो अपने साथियों को लॉन्ड्री रूम में मौजूद सभी वॉशिंग मशीन एक साथ शुरू करने कहता है ताकि मशीन की आवाज से ड्रिल मशीन की आवाज दब जाए और गार्ड को पता भी न चले। फिर जेंग उस दीवार पर हुक लॉ का इस्तेमाल करता है, मतलब वो दीवार के उन पॉइंट पर ड्रिल करेगा जहां दीवार का स्ट्रेस ज्यादा होगा। उन पॉइंट पर ड्रिल करने के बाद किसी भारी चीज से मारने पर दीवार का बड़ा हिस्सा अपने आप टूट जाएगा। ये सुनकर क्रैब चौंक जाता है। उसे लग रहा था जेंग बस एक राइटर है, लेकिन उसे आर्किटेक्चर की भी पूरी नॉलेज थी। जेंग बताता है माइकल स्कोलफील्ड नाम के उसके एक फॉरेनर फ्रेंड ने उसे ये टेक्निक सिखाई थी। आपको समझ ना आया हो तो मैं बता दूं, माइकल स्कोलफील्ड प्रिजन ब्रेक सीरीज में मिलर का रोल करते हैं। मतलब दीवार तोड़ने का ये आइडिया उसे प्रिजन ब्रेक सीरीज से आया था। खैर, फिर दोनों दीवार के कुछ पॉइंट पर ड्रिल करते हैं। उधर लॉन्ड्री रूम का गार्ड उन दोनों को देखने अंदर जा रहा था। तब क्रैब का एक साथी रस्सी खींचता है। रस्सी की दूसरी तरफ कुछ टीन के डिब्बे बंधे हुए थे। उन डिब्बों की आवाज से दोनों समझ जाते हैं और गार्ड के वहां पहुंचने से पहले वापस ऊपर आ जाते हैं। गार्ड के वापस जाने के बाद दोनों वापस बेसमेंट में जाकर दीवार को लोहे के भारी पाइप से मारते हैं, जिससे कुछ देर में ही दीवार टूट जाती है। तब क्रैब जेंग को अंदर जाकर वुडन बॉक्स लाने कहता है और वो खुद ऊपर जाकर गार्ड पर नजर रखेगा और कुछ गड़बड़ होने पर उसे ऊपर बुला लेगा। ये कहकर क्रैब वहां से चला जाता है। फिर जेंग पूरी दीवार तोड़कर अंदर जाता है। तब उसे वहां उसके पुराने घर के हॉल का दरवाजा दिखाई देता है। जेंग उस दरवाजे को खोलकर अंदर जाता है और वहां रखा एक दिया जलाता है। वुडन बॉक्स भी वही रखा था, लेकिन जेंग ने वुडन बॉक्स के लिए नहीं बल्कि गोल्ड के लिए इतनी मेहनत की थी। वो वहां हर जगह गोल्ड ढूंढता है, लेकिन उसे गोल्ड कहीं नहीं मिलता। आखिर में वो थक हार कर वही बैठ जाता है। वो मन ही मन अपने दादा को कोस रहा था क्योंकि वो जेल में सिर्फ गोल्ड के लिए आया था। इधर क्रैब गार्ड पर नजर रख रहा था, लेकिन जेंग को आने में काफी समय लग रहा था। तब क्रैब परेशान होकर जेंग को आवाज लगाता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। इसीलिए वो अंदर जाता है। तब वो देखता है जेंग उस वुडन बॉक्स के सामने बैठा था। उस वुडन बॉक्स पर एक टोकन भी लगा था। उसे देखकर क्रैब उस टोकन को भी ले जाने कहता है क्योंकि वो उसके पुरखों की आखिरी निशानी थी। दरअसल क्रैब को गोल्ड के बारे में कुछ नहीं पता। उसे बस यही लग रहा था कि एक वुडन बॉक्स है जो जेंग के पुरखों की निशानी है और जेंग बस उसे लेने जेल आया है। लेकिन जेंग उस टोकन को निकालने से मना कर देता है। तब क्रैब उस टोकन को वुडन बॉक्स से निकालता है और जैसे ही वो उस टोकन को निकालता है वो वुडन बॉक्स खुल जाता है। बॉक्स के अंदर बहुत सारा गोल्ड रखा था। ये देखकर जेंग और क्रैब काफी शॉक थे। गोल्ड के साथ वहाँ एक पुराना लेटर भी रखा था। क्रैब उसे उठाता है, लेकिन जेंग का ध्यान सिर्फ गोल्ड पर ही था। क्रैब उस लेटर को पढ़ता है जिसमें लिखा था जेंग फैमिली के जिस वंशज को ये गोल्ड मिलेगा उसे पता होना चाहिए कि इस गोल्ड को जनरल काई ने जेंग फैमिली को दिया था ताकि ये गोल्ड जापानीज लुटेरों से बचने उनके काम आए और ये गोल्ड के बार जेंग फैमिली के वंशज के लिए है, लेकिन वो इस गोल्ड को किसी इमरजेंसी या किसी अच्छे काम में ही इस्तेमाल करे। लेटर पढ़ने के बाद क्रैब बताता है उसकी फैमिली बहुत ईमानदार और बहादुर थी जिन्होंने जापानीज पैरेट से लड़ा था, लेकिन जेंग का पूरा ध्यान गोल्ड पर ही था। वो क्रैब की किसी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। वो कहता है यहाँ टोटल 100 गोल्ड के बार है और एक बार का वजन 600 ग्राम है, मतलब वो पूरा गोल्ड $20 मिलियन का है। लेकिन जेंग को लग रहा था अब उसे वो गोल्ड क्रैब के साथ बांटना होगा, लेकिन क्रैब कहता है ये गोल्ड उसकी फैमिली का है, इसीलिए उसे कुछ नहीं चाहिए। क्रैब को लग रहा था जेंग अपने दादा की आखिरी इच्छा पूरी करने जेल में आया, इसीलिए ईश्वर ने उसे ये सोना इनाम के रूप में दिया है और उस सोने पर सिर्फ जेंग का ही हक है। लेकिन उसे पता नहीं जेंग जेल में सिर्फ सोने के लिए ही आया था। उसका अपने दादाजी की आखिरी इच्छा पूरी करने का कोई इरादा नहीं। फिर दोनों सोने को एक कपड़े में रखते हैं। जेंग गोल्ड को एक एसिड की बकेट में रखने कहता है क्योंकि एसिड का सोने पर कोई रिएक्शन नहीं होता और एसिड की बकेट में कोई हाथ भी नहीं डालेगा। फिर क्रैब पूछता है वो सोने को जेल से बाहर ले जाएगा कैसे, क्योंकि सजा खत्म होने के बाद जेंग बाहर जा सकता है लेकिन वो इतना गोल्ड अपने साथ नहीं ले जा सकता। तब वहां रखी एक फोकलिफ्ट देखकर जेंग को एक आइडिया आता है। उस ट्रॉली के जरिए जेल में कैदियों के कपड़े या बेडशीट लाई जाती है। वो ट्रॉली स्टील की फ्रेम से बनी है और वो फ्रेम अंदर से खोखली होती है। ट्रॉली में छुपाकर गोल्ड बार को बाहर भेजा जा सकता है। एक गोल्ड बार की लेंथ 10 सेंटीमीटर थी और उसकी चौड़ाई और मोटाई 5.5 सेंटीमीटर थी। उस हिसाब से एक ट्रॉली में 50 गोल्ड बार आसानी से ले जा सकते हैं, मतलब 100 गोल्ड के बार 2 ट्रॉली में आसानी से जेल से बाहर जाएंगे। ट्रॉली जेल से मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे मतलब हफ्ते में 3 बार जेल से बाहर जाती है। बाहर जाते समय कपड़ों को अच्छी तरह चेक किया जाता है, लेकिन ट्रॉली को कोई चेक नहीं करता। चेकिंग के बाद ट्रॉली को ट्रक के टाई बोर्ड पर रखा जाता है। वो ट्रॉली को ऑटोमेटिक उठाकर ट्रक के कंटेनर में रख देता है। कोई भी गार्ड ट्रॉली को अपने हाथों से नहीं उठाता, मतलब गोल्ड के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। जेंग को पता था वो जेल से सैटरडे को छूटने वाला है और ट्रक फ्राइडे की दोपहर गोल्ड बार लेकर कपड़ों के वेयर
हाउस पहुंचेगा। तब सैटरडे को जेंग जेल से छूटकर सीधा वेयर हाउस जाएगा और ट्रॉली में से आसानी से गोल्ड निकाल लेगा। गोल्ड लेने के बाद उसकी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं होगी, वो आराम से अपनी जिंदगी जिएगा। जेंग का प्लान सुनकर क्रैब बहुत खुश होता है और इस प्लान को सेलिब्रेट करने जेल में वाइन की 2 बोतल भी मंगवाता है। तब क्रैब कहता है बाहर जाने के बाद जेंग फिर से कोई गड़बड़ ना करे और गोल्ड के पैसों से कोई अच्छी मूवी बनाए। फिर वो दोनों कुछ देर बातें करते हैं और साथ में एक अच्छा टाइम बिताते हैं। अब अगले दिन क्रैब से मिलने उसकी बेटी आने वाली थी। क्रैब बहुत खुश था, वो अपनी बेटी से मिलने तैयार हो रहा था। तैयार होने के बाद वो अपनी बेटी से मिलता है। उसकी बेटी भी उससे मिलकर बहुत खुश थी। लॉ की पढ़ाई करने उसने बॉस्टन यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया। ये सुनकर क्रैब बहुत खुश होता है। अगले सीन में हम देखते हैं टाइगर की काल कोठरी की सजा खत्म हो चुकी थी, वो बाहर आ गया था। टाइगर अपने साथियों के साथ प्लेग्राउंड में जाता है, वहाँ क्रैब का गैंग भी था। क्रैब का एक साथी कहता है टाइगर बाहर आ गया, अब वो कोई ना कोई मुसीबत जरूर खड़ी करेगा। तब क्रैब कहता है वो टाइगर से इस बारे में बात करेगा। कुछ समय बाद क्रैब टाइगर से बात करने आता है। क्रैब टाइगर के टेबल पर बहुत सारी सिगरेट रखकर कहता है अब से वो दोनों एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे। क्रैब अपने साथियों को संभाल लेगा और टाइगर अपने साथियों को संभाले और अब से वो दोनों लड़ना बंद कर देंगे। लेकिन टाइगर उन सिगरेट को फेंक देता है और उसके डील को मानने से मना करता है क्योंकि उसे जेंग से बदला लेना था, जबकि उसे पता था क्रैब उसे हमेशा बचाएगा। कुछ समय बाद टाइगर क्रैब के एक साथी का हाथ तोड़ देता है। इस बात से क्रैब को बहुत गुस्सा आता है। एक आदमी का हाथ तोड़ने के बाद वो जेंग को मारने जाता है। उस वक्त जेंग लॉन्ड्री रूम में गोल्ड बार को एसिड की बकेट में छुपा रहा था। तब वहाँ टाइगर आकर उसे मारने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद ही जेंग को बचाने क्रैब वहाँ पहुँच गया था। अब टाइगर और क्रैब आपस में लड़ने लगते हैं, लेकिन लड़ते वक्त टाइगर उस एसिड की बकेट पर गिर जाता है जिसमें जेंग ने गोल्ड बार छुपाए थे। बकेट में से गोल्ड बाहर निकल गए थे। तब टाइगर ने उस गोल्ड बार को देख लिया था। गोल्ड देखते ही टाइगर जेंग से उस गोल्ड का हिस्सा मांगता है और उसे जेल से बाहर ले जाने कहता है, लेकिन क्रैब बहुत गुस्से में था क्योंकि टाइगर ने उसके साथी का हाथ तोड़ा था, इसीलिए वो टाइगर को मारने लगता है। टाइगर को मारने के बाद क्रैब एक वायर से उसका गला दबाकर उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा था। तब जेंग क्रैब से टाइगर को छोड़ने कहता है, लेकिन क्रैब मानने तैयार ही नहीं था। टाइगर कहता है अगर वार्डन वहाँ आ गया तो दोनों के लिए मुश्किल बढ़ जाएगी। वो उसे शांति से बैठकर बात करने बोल रहा था, लेकिन क्रैब नहीं मानता और टाइगर को जान से मारने ही वाला था। लेकिन तब जेंग क्रैब को धक्का दे देता है। जेंग ने उसे इसीलिए रोका था क्योंकि टाइगर के मरने के बाद उनके लिए परेशानी बढ़ जाती और उन्हें हमेशा जेल में ही रहना पड़ता। तब गोल्ड जेंग के किसी काम का नहीं रहता। धक्का लगने से क्रैब के सिर से खून निकल रहा था। वो जेंग को गुस्से से देखने लगा। तब वहाँ गार्ड आ जाते हैं और उन्हें लॉन्ड्री रूम का दरवाजा खोलने कहते हैं। गोल्ड भी वही पड़ा हुआ था। कुछ देर बाद गार्ड अपनी चाबी से लॉन्ड्री रूम का दरवाजा खोलकर अंदर आते हैं, लेकिन तब तक उन तीनों ने गोल्ड को छुपा दिया था। तब टाइगर बहाना बनाता है। वॉशिंग मशीन की आवाज से उन्हें पता नहीं चला कि वो दरवाजा नॉक कर रहे थे। जमीन पर एसिड गिरा देखकर वार्डन उस बकेट के बारे में पूछता है। तब टाइगर कहता है क्रैब फिसल कर उस बकेट पर गिर गया, इसीलिए एसिड वहाँ गिरा हुआ है। और जेंग ने क्रैब को लॉन्ड्री के काम से हटाकर टाइगर को अपने साथ रहने कहा है क्योंकि क्रैब की तबीयत ठीक नहीं है। टाइगर जेंग से भी वार्डन को बताने कहता है। तब जेंग भी हाँ में जवाब देता है। ये देखकर क्रैब को बहुत बुरा लग रहा था। उसे समझ में आ गया था जेंग बहुत लालची है और उसे सिर्फ अपने सोने की पड़ी है। कुछ देर बाद क्रैब जेल के मेडिकल रूम में खड़ा था जहाँ उसका साथी एडमिट है। तब जेंग आकर कहता है उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। अगर वो गोल्ड के बिना बाहर गया तब साई के आदमी उसे जान से मार देंगे और अगर वो टाइगर की बात नहीं मानता तब टाइगर सबको गोल्ड के बारे में बता देता। जेंग कहता है अगर गोल्ड जेल के बाहर चला गया तब वो उसके घायल साथी को भी कुछ पैसे देगा जिससे उसके लिए जीना आसान हो जाए। तब क्रैब पूछता है अगर उसका हाथ हमेशा के लिए बेकार हो जाए तब वो क्या करेगा। क्रैब कहता है जेंग शुरू से ही लालची था और उसे सबसे ज्यादा गोल्ड की ही चिंता थी। गोल्ड के अलावा उसके लिए कुछ मायने नहीं रखता। क्रैब उसे अपना छोटा भाई समझता था, लेकिन इस हरकत के बाद क्रैब उसे अपना भाई नहीं मानता और जेंग को वहाँ से भगा देता है। अगले सीन में हम देखते हैं जेंग लॉन्ड्री रूम में अपना काम कर रहा था। तब उसके पास साई आता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था और जिससे जेंग ने पैसे उधार लिए थे। दरअसल साई को नहीं पता था कि जेंग जेल में है। वो यहाँ ड्रिंक ड्राइव के केस में आया था, लेकिन उसे वहाँ जेंग मिल गया। वो जेंग से अपने पैसे मांगता है। साई कहता है उसने जेंग को 4 दिन दिए थे, लेकिन वो पूरे 4 महीनों से गायब है। मतलब जेंग को जेल में 4 महीने हो चुके थे। सी उसका हाथ तोड़ने ही वाला था, तभी वहाँ टाइगर आकर साई को रोकता है। साई टाइगर को उसके लोन के बारे में बताता है जो जेंग ने उससे लिया था, लेकिन टाइगर उसकी इंसल्ट करता है और धमकी देता है। यहाँ सब उसकी बात मानते हैं और अगली बार जब वो टॉयलेट या नहाने जाए तो सावधान रहे। तब साई टाइगर और जेंग को जान से मारने की धमकी देता है क्योंकि वो कुछ दिन में छूटने वाला है। फिर वहाँ से चला जाता है। साई के जाने के बाद टाइगर जेंग से भागने के बारे में पूछता है। जेंग कहता है चिलांग में
जेल से भागना आसान नहीं, लेकिन ये सुनकर टाइगर उसे मारने लगता है और उसे जल्दी ही गोल्ड के साथ भागने का प्लान बनाने कहता है। आगे हम देखते हैं क्रैब से मिलने उसकी बेटी की फ्रेंड आई थी। दरअसल क्रैब की बेटी का एक्सीडेंट हो गया था और अभी वो आईसीयू में है। अब उसके पास ज्यादा समय नहीं। उधर टाइगर जेंग से भागने के प्लान के बारे में पूछ रहा था। जेंग कहता है उनके पास ना तो कोई टूल है और ना ही गोल्ड ले जाने के लिए बैग। तभी वहाँ क्रैब आता है। क्रैब कहता है टेलर वर्कशॉप का काम वो संभाल लेगा। मतलब वो टेलर वर्कशॉप से बैग बनाने की बात कर रहा था। क्रैब कहता है बदले में वो भी जेल से बाहर जाएगा, लेकिन टाइगर उसकी मदद लेने से मना कर रहा था। लेकिन क्रैब कहता है अगर वो बाहर नहीं गया तो वो उन दोनों को भी बाहर जाने नहीं देगा और गोल्ड बाहर ले जाने बैग भी सिर्फ क्रैब ही बना सकता है। जेंग उसकी मदद लेने मान जाता है क्योंकि क्रैब की मदद के बिना वो बाहर नहीं निकल सकते। तब टाइगर कहता है बाहर निकलने के बाद जेंग को अपने हिस्से में से क्रैब को सोना देना होगा, लेकिन क्रैब कहता है उसे गोल्ड नहीं चाहिए, उसे बस जेल से बाहर जाना है। दरअसल वो अपनी बेटे के लिए जेल से भागना चाहता था। फिर टाइगर सिगरेट निकालकर क्रैब और जेंग को देता है और तीनों सिगरेट पीते हैं। मतलब उन तीनों में धीरे धीरे दोस्ती हो रही थी। आगे हम देखते हैं क्रैब जेल के कैंटीन में बैठा था। तब वहाँ जेंग आकर पूछता है वो परेशान क्यों है। फिर वो उसकी बेटी के बारे में पूछता है। दरअसल जेंग समझ गया था क्रैब ने उसे भाई मानने से मना किया है, लेकिन अचानक वो उसके साथ भागने के लिए मान गया। मतलब वो कोई मुसीबत में है। लेकिन क्रैब कहता है वो अपने काम से काम रखे और भागने के प्लान पर ध्यान दे। अगले दिन ग्राउंड में तीनों साथ में बैठे थे। तब जेंग कहता है 3 हफ्ते बाद चिलांगबे जेल की एनिवर्सरी है। उस दिन पुलिस और कैदी एंजॉय करेंगे और पुलिस उस दिन रिलैक्स मोड में होगी। उसी दिन भागने का सबसे अच्छा टाइम होगा। लेकिन इस प्लान में एक परेशानी थी। दरअसल जेंग 1 हफ्ते बाद जेल से छूट रहा है। गोल्ड के साथ भागने उसे अपनी सजा बढ़ानी होगी ताकि वो एनिवर्सरी तक जेल में रह सके। तब टाइगर कहता है सजा बढ़ाने का काम वो संभाल लेगा। फिर हम मूवी की शुरुआत का सीन देखते हैं जिसमें जेंग और टाइगर बाथरूम में लड़ाई कर रहे थे। जेंग उस लड़ाई में बुरी तरह घायल हो गया था। मतलब मूवी की शुरुआत में होने वाली बाथरूम फाइट उनके प्लान का ही हिस्सा थी। लड़ाई करने की वजह से जेंग की सजा बढ़ा दी गई और उसे काल कोठरी में डाल दिया गया था। फिर कुछ दिनों बाद उसे काल कोठरी से बाहर निकाला गया। तब जेंग ने काल कोठरी में रहकर उन सारी बातों को याद किया जिस पर जेल में आने से पहले उसने रिसर्च की थी। वो तीनों फिर से मिलते हैं। तब जेंग बताता है जेल में आने से पहले उसने बहुत से जेल ब्रेक केसेस की स्टडी की थी। उसने बहुत सारी जेल ब्रेक मूवी भी देखी जिससे उसे पता चला जेल में छुपना कैसे है और जेल की दीवार पर चढ़ना कैसे है या टनल खोदकर कैसे भागा जाता है और पाइप में रेंगते हुए भी भाग सकते हैं। लेकिन इस जेल में इनमें से शुरू के तरीके कोई काम के नहीं, लेकिन पाइप के जरिए रेंगते हुए भागने वाला आइडिया काम कर सकता है। जेल में आने से पहले जेंग ने चिलांगबे प्रिजन की सारी सीवर लाइन की स्टडी की थी। दरअसल 2002 के बाद चिलांगबे जेल का सारा ड्रेन सिस्टम बदल दिया गया, लेकिन उन्होंने अब तक पुरानी पाइपलाइन नहीं हटाई। पुराने पाइप का आखिरी सिरा सीधा समुद्र में निकलता है। मतलब वहाँ से भागने का एक ही रास्ता है, पाइप में रेंगते हुए जाओ और समुद्र के रास्ते वहाँ से भाग जाओ। तब क्रैब पूछता है पानी के रास्ते वो भागेंगे कैसे। तब टाइगर कहता है वो ये संभाल लेगा, वो मोटर बोट का इंतजाम करेगा जिससे वो तीनों वहाँ से भाग सके। जेंग कहता है उन्हें रस्सी की जरूरत भी पड़ेगी। फिर वो क्रैब को टेलर वर्कशॉप में 3 जैकेट सीने कहता है जो 15 किलो का वेट कैरी कर सके और वो उन जैकेट को पहले से ही लॉन्ड्री रूम में रख दे ताकि उन्हें भागने में आसानी हो। फिर जेंग टाइगर से लॉन्ड्री रूम की डुप्लीकेट चाबी बनाने कहता है, लेकिन उसकी ओरिजिनल चाबी गार्ड्स के पास रहती है। तब टाइगर अपने साथियों को आपस में लड़वाता है। उन्हें रोकने कुछ गार्ड वहाँ आते हैं। तब एक कैदी चाबी वाले गार्ड को धक्का देकर गिरा देता है और टाइगर अपने हाथ में साबुन रखकर उस गार्ड को उठाता है और उसे उठाते वक्त साबुन पर उस चाबी की छाप ले लेता है। फिर जेंग उस चाबी की प्रिंट से एक डुप्लीकेट चाबी बनाता है। इसके बाद जेंग कुछ एक्सप्लोजिव सामान जमा करता है। पहले धमाके से वो गार्ड का ध्यान भटकाएगा जिससे जेल में भगदड़ मचेगी। उस भगदड़ का फायदा उठाकर तीनों वहाँ से भाग जाएंगे। दरअसल जेल में वेल्डिंग के काम के लिए प्रोपेन गैस का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए वो टाइगर से एनिवर्सरी के दिन लगने वाले बलून में प्रोपेन गैस भरने कहता है जिससे बलून बम का काम करेंगे। फिर क्रैब और टाइगर मिलकर उन बलून को पार्टी वाले एरिया में लगाते हैं। उधर जेंग एक डिवाइस बनाता है जिसमें बम ब्लास्ट होने का टाइम सेट था, जिसके लिए वो बहुत सारी खराब बैटरीज जमा करता है। फिर एक टूथपेस्ट के ट्यूब को खाली करके उसमें बैटरीज के वजन जितना पानी भरता है। फिर उस टूथपेस्ट के ढक्कन में एक छोटा छेद करता है ताकि उसमें से पानी धीरे धीरे कम होता रहे ताकि उस टूथपेस्ट के ट्यूब का वजन कम हो जाए। वो बैटरीज को एक धागे के साथ ट्यूब से बांध देता है। जब ट्यूब का पानी कम होगा तब बैटरीज का वजन अपने आप बढ़ जाएगा और वो बैटरीज स्टील के तार के एक गुच्छे पर गिरेगी जिससे बैटरीज के नेगेटिव और पॉजिटिव पोल आपस में टकराएंगे और उससे शॉर्ट सर्किट होगा जिसकी वजह से गुच्छे में आग लग जाएगी। वो आग पार्टी एरिया में लगे बलून में लगेगी जिसकी वजह से वहाँ एक धमाका होगा क्योंकि बलून में पहले से प्रोपेन गैस भरी हुई है।
फिर जेंग उस डिवाइस को बलून के साथ डेकोरेट कर देता है। फिर टाइगर के साथ पाइप से भागने का रास्ता ढूंढ कर रखता है ताकि जैसे ही ब्लास्ट के बाद भगदड़ मचे वो तीनों डक के रास्ते से भाग सके। आगे हम देखते हैं क्रैब जेंग को बताता है उसकी बेटी आईसीयू में है और उसके पास बहुत कम टाइम बचा है। वो बस आखिरी बार अपनी बेटी से मिलना चाहता है। अगर वो जेल से नहीं भागा तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। अब एनिवर्सरी के लिए पार्टी एरिया को पूरी तरह डेकोरेट कर दिया गया था। आगे हम देखते हैं चिलांगबे प्रिजन की एनिवर्सरी का दिन आता है। तब जेल के पूरे कैदी पार्टी वाले एरिया में जमा होते हैं और गाना गाकर एंजॉय करते हैं। कुछ देर बाद वहाँ रात हो जाती है। सारे कैदी उस एरिया में ही बैठे थे। तब वहाँ वार्डन स्पीच देने स्टेज पर आता है। स्टेज के पीछे भी प्रोपेन गैस से भरे हुए बलून लगे हुए थे और वही बलून जेल में काफी सारे हिस्सों में लगे थे। वही मेडिकल रूम में बलून के साथ ब्लास्ट करने वाला डिवाइस भी लगा था। उस ट्यूब से धीरे धीरे पानी गिर रहा था और ट्यूब का वजन कम होता जा रहा था। कुछ देर बाद ट्यूब का पानी कम हो जाता है और बैटरीज स्टील के तार के गुच्छों पर गिरती है जिससे गुच्छे में आग लगती है और आग लगते ही जेल में एक बड़ा ब्लास्ट होता है। तब पार्टी वाले एरिया के सारे कैदी अपनी जान बचाने इधर उधर भाग रहे थे। तब पार्टी एरिया में लगे बलून भी ब्लास्ट होने लगते हैं। फिर स्टेज पर लगे बलून भी ब्लास्ट होते हैं। इतने ब्लास्ट होने से वहाँ भगदड़ मच गई थी और सारे गार्ड्स कैदियों को शांत करने में लगे थे। तब तीनों लॉन्ड्री रूम में जाकर वो जैकेट पहनते हैं और उस जैकेट में सोना भरते हैं। फिर वहाँ रखी रस्सी को अपने साथ लेकर तीनों डक में जाते हैं। इधर पार्टी एरिया में वार्डन ने आग को कंट्रोल कर लिया था। तभी एक गार्ड बताता है 3 कैदी गायब है। वार्डन समझ जाता है उन 3 में से 2 कैदी टाइगर और क्रैब होंगे। वो एक आदमी से टाइगर के बारे में पूछता है लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। तब वार्डन जेल के पूरे गार्ड्स को उन्हें ढूंढने कहता है। वही दूसरी तरफ तीनों डक के रास्ते भाग रहे थे। वो डक जेल के एक ऑफिस के ऊपर से होकर गुजर रहा था जहाँ एक गार्ड भी था। तब उस गार्ड को डक में से कुछ आवाज आती है। वो ऊपर देखता है लेकिन तभी वॉकी टॉकी पर उसे मैसेज मिलता है। उसे कहीं और बुला लिया जाता है। इधर सारे गार्ड उन्हें जेल में ढूंढ रहे थे लेकिन तीनों उन्हें कहीं नहीं मिलते। कुछ देर बाद वार्डन को वो डिवाइस मिलता है जो जेंग ने ब्लास्ट करने लगाया था। वही दूसरी तरफ डक के अंदर का एक हिस्सा टूटा हुआ था। आगे बढ़ते समय उस टूटे हुए डक से जेंग के पैर में बहुत गहरा कट लग जाता है जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया था लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ रहा था। वार्डन उन्हें ढूंढते हुए लॉन्ड्री रूम में पहुंचता है। तब उसे जमीन पर कुछ स्क्रू दिखते हैं। तब वार्डन उस डक की तरफ देखकर समझ जाता है कि तीनों वहीं से भागे हैं। उधर जेंग के पैर से बहुत खून बह रहा था। वो डक के रास्ते जेल के किचन में निकलते हैं। तब क्रैब जेंग का घाव देखकर परेशान हो रहा था क्योंकि जेंग का बहुत खून बह रहा था। क्रैब खून रोकने के लिए कुछ ढूंढने लगता है लेकिन टाइगर उसे वैसे ही भागने कहता है। तब क्रैब कहता है वो जेंग को इस हालत में नहीं ले जा सकते। तब टाइगर को वहाँ एक चाकू दिखता है। टाइगर उस चाकू को चुपचाप अपने पास रख लेता है। कुछ देर बाद क्रैब जेंग की चोट पर एक बड़ा सा टेप लगाता है ताकि उसका खून बंद हो सके। जेंग उसे भागने कहता है और अपने साथ गोल्ड भी ले जाने कहता है क्योंकि वो बुरी तरह घायल हो चुका था। उससे चलना भी नहीं हो रहा लेकिन क्रैब कहता है वो उसे छोड़कर नहीं जाएगा। तब जेंग कहता है उसे अपनी बेटी को बचाना होगा। अगर वो नहीं भागा तब जेंग की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मतलब जेंग ने भागने का प्लान इसीलिए बनाया था ताकि क्रैब जेल से बाहर निकल सके। क्रैब कहता है वो अपनी बेटी को बचा लेगा लेकिन वो अपने भाई को मुसीबत में अकेले नहीं छोड़ सकता। फिर चाहे उसे जेंग को उठाकर ही क्यों ना भागना पड़े। इतने में उन्हें वहाँ कुछ गार्ड्स की आवाज सुनाई देती है। कुछ देर बाद गार्ड्स जेल के किचन तक पहुँच गए थे लेकिन तब तक तीनों वहाँ से भाग चुके थे। लेकिन वहाँ गार्ड को जेंग के खून के निशान दिखते हैं। वार्डन अपने गार्ड के साथ उन्हें ढूंढते हुए एक सीवर लाइन के ढक्कन पर खड़ा होता है। तीनों उसी सीवर लाइन के नीचे उतर रहे थे। नीचे उतरने के बाद जेंग उस सीवर लाइन वाली जगह की लाइट ऑन करता है। फिर तीनों आगे समुद्र वाले रास्ते की तरफ बढ़ते हैं लेकिन वहाँ उन्हें एक लोहे का दरवाजा मिलता है जो कि बंद था। उस दरवाजे को खोलना लगभग नामुमकिन था क्योंकि वो बहुत बड़ा दरवाजा था। टाइगर पूछता है अब वो इस दरवाजे को कैसे खोलेंगे। उस दरवाजे के ऊपर एक छोटा सा वाटर गेट था। जेंग उस गेट को खोलने कहता है जिसमें बहुत सारा गंदा पानी और पुराना कचरा बाहर आएगा। वाटर गेट से गंदे पानी के साथ मीथेन गैस भी बाहर आएगी। जब हवा में ज्यादा मात्रा में गैस फैलेगी तब जेंग आग जलाएगा जिससे वहाँ एक ब्लास्ट होगा। वो ब्लास्ट इतना पावरफुल होगा जिससे वो लोहे का गेट भी टूट जाएगा। जेंग कहता है जब वो वहाँ आग जलाए तब तीनों को एक साथ उस गंदे पानी में डूबना होगा वरना ब्लास्ट की वजह से वो भी मर सकते हैं। फिर क्रैब और टाइगर उस वाटर गेट को खोलने के लिए वॉल्व घुमाते हैं। कुछ देर बाद वो गेट खुलता है जिसमें से बहुत गंदा पानी निकल रहा था और साथ में मीथेन गैस भी। उसकी स्मेल बहुत गंदी थी। वो दोनों वॉल्व को फिर से घुमाते हैं। फिर वो वाटर गैस पूरी तरह खुल जाता है जिसमें से भारी मात्रा में मीथेन गैस निकलती है और वहाँ की हवा में फैल जाती है। वो तीनों अपनी नाक बंद कर लेते हैं क्योंकि मीथेन गैस अंदर जाने पर इंसान मर सकता है। कुछ देर बाद जेंग एक बैटरी को किसी चीज से मारता है जिससे उसमें से धुआं निकलने लगता है। तब जेंग उस बैटरी को वाटर गैस की तरफ फेंकता है जहाँ से गैस बाहर निकल रही
रही थी तब वहाँ एक बड़ा ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट होते ही तीनों वहाँ के पानी में कूद जाते हैं। उस ब्लास्ट से लोहे का गेट टूट गया था, लेकिन वो ब्लास्ट इतना बड़ा था कि जेल के सारे गडर के ढक्कन भी उड़ जाते हैं। ये देखकर वार्डन और सारे कैदी भी घबरा जाते हैं। इस तरफ दोनों मिलकर जेंग को उठाते हैं। गेट के उस पार से समुद्र साफ नजर आ रहा था, मतलब वो तीनों अब जेल से बाहर थे। फिर तीनों नीचे समुद्र में देखते हैं, तब उन्हें वहाँ एक मोटर बोट दिखाई देती है जो टाइगर ने पहले से अरेंज कर रखी थी। अब तीनों रस्सी के जरिए मोटर बोट में उतरने की तैयारी कर रहे थे। वो पूरे गोल्ड बार एक जैकेट में जमा करते हैं और उस जैकेट को रस्सी के जरिए बोट में छोड़ने वाले थे, लेकिन तभी टाइगर चाकू निकाल कर क्रैब पर हमला करता है। लेकिन जेंग ने उसे पहले ही देख लिया था, इसीलिए वो क्रैब और टाइगर के बीच आ जाता है और चाकू जेंग को लग जाता है। दरअसल टाइगर ने पहले ही प्लान बना लिया था, जब वो तीनों जेल से बाहर जाएंगे तब मोटर बोट में जाने से पहले वो क्रैब और जेंग को मार देगा और पूरा गोल्ड लेकर वहाँ से भाग जाएगा। क्रैब और टाइगर कुछ देर लड़ते हैं, लेकिन क्रैब टाइगर पर हावी हो जाता है और उसे जान से मारने वाला था, लेकिन तभी टाइगर के हाथ में एक बड़ा सा पत्थर आता है और वो उस पत्थर से क्रैब के सिर पर मारता है। तब क्रैब दूर जाकर गिरता है। फिर टाइगर उसी पत्थर से क्रैब के सिर पर बहुत बार मारता है और आखिर में वो क्रैब का एक हाथ तोड़ देता है। अब क्रैब और जेंग दोनों बुरी तरह घायल हो चुके थे। अब टाइगर रस्सी से बंधे जैकेट को उठाकर किनारे पर रखता है और फिर से क्रैब को मारने लगता है। उधर जेंग को चाकू लगा था। जेंग चाकू निकालता है। दरअसल चाकू उस टोकन पे लगा था जो उसे वुडन बॉक्स में मिला था, मतलब जेंग चाकू से घायल नहीं हुआ। उधर टाइगर क्रैब को मार रहा था। तब जेंग उसे पूरा गोल्ड ले जाने कहता है और बदले में क्रैब और उसे छोड़ने कहता है। तब टाइगर क्रैब को मारना बंद करता है, लेकिन तभी अचानक जेन वही चाकू से टाइगर पर हमला करता है, लेकिन टाइगर उसे पकड़ लेता है और उसे वापस पीटता है। वो एक रस्सी का सिरा क्रैब को बांधकर उसे धक्का दे देता है। तब उस रस्सी को जेंग पकड़ लेता है। जेंग उसे गिरने नहीं देता, लेकिन क्रैब रस्सी से ऊपर नहीं आ सकता क्योंकि उसका एक हाथ टूटा हुआ है। फिर टाइगर एक गोल्ड के बार से जेंग के सिर में बहुत बार मारता है, जिससे जेंग के सिर से खून निकलने लगा था, लेकिन तब भी वो रस्सी नहीं छोड़ता। ये देखकर टाइगर वहाँ खड़ा जोर जोर से हंसने लगता है। तब जेंग रस्सी को पूरी ताकत से खींचता है और क्रैब थोड़ा ऊपर आता है और तभी अचानक थोड़ा ऊपर आते ही क्रैब अपने टूटे हुए हाथ से टाइगर को पकड़कर खींच लेता है और टाइगर नीचे गिरने लगता है। लेकिन गिरते वक्त टाइगर गोल्ड का जैकेट पकड़ लेता है, लेकिन फिर भी वो खुद को बचा नहीं पाता और नीचे गिरकर मारा जाता है। लेकिन उस रस्सी को जेंग ने अपने दूसरे हाथ से पकड़ लिया था। अब गोल्ड से भरा जैकेट और क्रैब दोनों को जेंग ने पकड़ा हुआ था। तब जेंग दोनों रस्सी को ताकत से खींचता है ताकि क्रैब और गोल्ड दोनों ही ऊपर आ सके, लेकिन एक तरफ क्रैब का वजन था और दूसरी तरफ सोने का वजन। वो दोनों सिरों को एक साथ खींच नहीं पा रहा था। वही क्रैब उसे देखकर सोच रहा था अगर वो नीचे गिर गया तब जेंग को गोल्ड मिल जाएगा और वो बाहर जाकर अपनी जिंदगी अच्छी तरह जी सकेगा। वही जेंग को क्रैब की पुरानी बातें याद आ रही थी, जब क्रैब ने उसे बताया था कि जेंग और उसका बर्थडे एक ही दिन आता है, इसलिए वो दोनों अब से भाई है और भाई होने के नाते वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। वो ऐसी बहुत सी बातें याद कर रहा था। अब कुछ देर बाद जेंग गोल्ड के जैकेट वाली रस्सी को छोड़ देता है, मतलब उसने पैसों के बदले अपने भाई को चुना। गोल्ड नीचे गिर जाता है। फिर जेंग दोनों हाथ से ताकत लगाकर क्रैब को ऊपर खींचने लगता है और कहता है क्रैब को अपनी बेटी को बचाना होगा, लेकिन ज्यादा खींचने से कुछ देर बाद रस्सी टूट जाती है और क्रैब नीचे गिरने लगता है। लेकिन तभी अचानक एक हाथ आकर क्रैब को पकड़ लेता है। वो हाथ जेंग का ही था, मतलब उसने क्रैब को गिरने से बचा लिया। कुछ देर बाद वहाँ वार्डन और कुछ गार्ड्स पहुँचते हैं। वार्डन उस जगह को देखकर समझ जाता है वो तीनों वहाँ से भाग गए। तभी उसे वहाँ जेंग की आवाज आती है और क्रैब हंसते हुए कहता है वो दोनों वापस आ गए। वार्डन भी उन्हें देखकर खुश होता है। मूवी के एंड में दिखाया जाता है क्रैब और जेंग वार्डन के सामने बैठे थे। वार्डन बताता है जो गोल्ड समुद्र में गिरा वो उन्हें मिल गया है और कोर्ट ने कहा है वो सारा गोल्ड जेंग का ही रहेगा, लेकिन वार्डन कहता है जेंग की वजह से चिलांग बे प्रिजन की जितनी प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है उसे उस गोल्ड के जरिए पे करना होगा। तब जेंग भी मान जाता है। इसके बाद वार्डन क्रैब को बताता है उसे आज ही पता चला कि उसकी बेटी की सर्जरी हो चुकी है और अब वो खतरे से बाहर है, मतलब वो जल्दी ही अपनी बेटी को देख सकेगा। ये सुनकर क्रैब बहुत खुश होता है। वार्डन कहता है क्रैब कुछ पुलिस वालों के साथ हॉस्पिटल जाकर अपनी बेटी से मिल सकता है। फिर वार्डन दोनों को अगली एनिवर्सरी में अच्छा परफॉर्म करने के लिए मेहनत करने कहता है और कोई भी मुसीबत खड़ी करने से मना करता है, मतलब उन दोनों की सजा 1 साल और बढ़ा दी गई थी। फिर दोनों वार्डन के केबिन से बाहर निकलते हैं। क्रैब कहता है इतने महीनों में जो भी हुआ वो एक मूवी की तरह था। वो जेंग को इस पर एक स्क्रिप्ट लिखने कहता है। जेंग कहता है वो लिखेगा, लेकिन उसे एक अच्छे टाइटल की जरूरत होगी। तब क्रैब उसे गोल्ड एंड ब्रदर नाम का टाइटल बताता है, लेकिन जेंग मना कर देता है। फिर क्रैब एक और टाइटल बताता है स्केपिंग एंड ब्रदर, लेकिन जेंग को ये टाइटल भी पसंद नहीं आता। तब जेंग कहता है गोल्डन स्केप और
यहाँ ये मूवी भी खत्म होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।